चलिए ध्यान दो, रखिए वो सब। क्या लिया वो, क्या है बाबू? आप सभी लोग अपना अपना हिस्ट्री का बुक खरीद लीजिए, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो आप लोग अपना बुक में भी देखा कीजिए, क्योंकि आपको तब ना समझ में आएगा। अब एक रखेगा किताब और 10 आके पढ़ेगा तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा, कहाँ कहाँ देखिएगा, है ना। तो इतिहास हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आप लोग बेसिक कैसे जानते हैं? अब आपको हिस्ट्री पढ़ाए ना 9th क्लास में, उसमें बहुत कुछ सिखा दिए होंगे, ऐसा बात नहीं है। क्या होता ना कि कभी कभी क्वेश्चन का होता है कि आपका हिस्ट्री से 9th क्लास से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है 10th क्लास में, और सिविक्स का भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, और ज्योग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। एक दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे बेसिक आप लोग को हम बता दिए ज्योग्राफी को, ऐसा बात नहीं है। अब हम लोग कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? 10th क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए ये आपका चैप्टर 1 है। क्या है? चैप्टर 1, अध्याय 1 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 1 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। एक हम लोग का वर्ल्ड मैप था, पता नहीं क्या हो गया भाई मेरे। वर्ल्ड मैप पर तो कुछ कुछ हम लोग सीखते हैं उससे। अपना है, अपना है, उसी से कुछ कुछ इधर उधर चित्र को समझेंगे, मैप को समझेंगे। तो आप जानते हैं भाई मेरे, देखिए तो यूरोप जो है ना आपका, ये जानते हैं कि यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? महादेश है। इसमें बहुत सारे देश हैं। यह क्या है? महादेश है। यह क्या है बाबू? महादेश है। सबसे पहले आप लोग को हम सिखा देते हैं, छोड़िए सब। आप लोग को हम सिखाते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास के इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। बीते हुए समय का अध्ययन, चाहे बीते हुए कल, कल होता है कि काल होता है? कल का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। एग्जाम में इतिहास क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। इतिहास से क्या जानकारी मिलती है कि बीते हुए समय में, माने अतीत में क्या क्या घटना हुई है, ताकि उस घटना को हम देख करके आगे बढ़ते हैं, उससे सीख के आगे चलते हैं। क्योंकि इतिहास भूलना नहीं चाहिए, इतिहास को जानकारी रखना चाहिए, ताकि आपको उससे सीख मिलती है कि आपको कोई भी स्टेप लेना है तो किस तरह से स्टेप लीजिएगा, है ना। तो इंसान को देख के भी सीखा जाता है, नहीं तो खुद से कीजिएगा तो समय निकल जाएगा पूरा। तो इतिहास के पापा जी कौन है? इतिहास के पापा जी, इतिहास के जो गॉड फादर हैं कौन है जी? हेरोडोटस, हेरोडोट्स, आधा ट है। हाँ देखिए, इतिहास में आया बीते हुए कल का, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के फादर कौन है? हेरोडोट्स। तो यही है इतिहास, कितना जानकारी रखना आपको। जब आगे बढ़िएगा तो आप लोग इतिहास जब पढ़ेगा तो इतिहास को हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं, है ना। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, नेहरू काल। प्राचीन इतिहास पढ़िएगा जब, तो आपको प्राचीन इतिहास में भी 3 वर्ग मिलेगा, 3 कैटेगरी मिलेगा। एक मिलेगा प्राग इतिहास, एक मिलेगा आद्य इतिहास, एक मिलेगा ऐतिहासिक, है ना। प्राग एक इतिहास को उसे कहते हैं जिसमें कोई साक्ष्य लिखी हुई नहीं मिलती है, आदमी अनुमान लगा लेता है कि कोई वस्तु कितना पुराना है। उसके बाद आता है आपका प्राग के बाद आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में क्या होता है कि लिखी हुई वस्तु मिलती है बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ऐतिहासिक में दोनों हो गई, लिखी हुई वस्तु भी मिली थी, उसको पढ़ा भी जा सका। तो ऐतिहासिक थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो जाती है। क्या कोई दिक्कत देगा उससे? परेशानी है जी? देखो तो
कहाँ? बीच में परेशानी कर दे रही। देखिए, तो चलते हैं भाई मेरे हम लोग एक महादेश जिसका नाम है यूरोप। देखिए, ऐसे हम लोग पढ़े हैं, बेसिक चीज़ हम 9th पढ़ा दिए हैं आपको। टोटल कितना महादेश है? कॉन्टिनेंट 7 गो कॉन्टिनेंट है। भाई मेरे बार बार वो निकल जा रहा है, काहे? उसको क्या प्रॉब्लम? नीचे में कर दो, उसको अंदर इंटरनल कर दो, इंटरनल। करिए, नहीं निकलेगा। बात आई आप लोग समझ में? क्या बोल रहे थे कि आप लोगों ने कॉन्टिनेंट को जान लिया, कॉन्टिनेंट को जान लिया। छोड़ दे मेरे भाई, तू ऐसे काहे किया है? देखो तो कोई दिक्कत है चांद? नहीं देखो तो कहाँ, इधर है। उसी से बहुत प्रॉब्लम होगा, उसको पूरा सीधा करके तुम लगा। कूटवा देखो ना, नीचे नहीं है बाबू, कूट नहीं नीचे है। हाँ या चलिए, ठीक ठीक, ओके। वो लाया जाएगा, बड़ा बड़ा है थी, उसको लगाया जाएगा। तो यूरोप जो है आप लोग का, यूरोप क्या है? एक महादेश है ना। यूरोप क्या है? महादेश है। तो हम लोग स्पेशली यूरोप के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग किस महादेश में हैं? एशिया में है। तो हम लोग स्पेशली यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, राष्ट्रवाद जो है ना, राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले एशिया में नहीं जगी, यूरोप में ही जगी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, समझ गए? तो ये घटना हुई, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोप में। यूरोप में भी सबसे पहले आप लोग अगर देखिएगा, यूरोप में भी किस देश में सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो वो था आप लोगों का फ्रांस। क्या था? आप लोगों ने फ्रांस के बारे में बहुत कुछ सुना है। फ्रांस को क्या कहते हैं? फ्रेंच, इंग्लिश में। फ्रांस की राजधानी क्या है जी? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, यही ना है। तो फ्रांस में देखिए, सबसे पहले हुई थी, यह 1789 में हुई थी। आप लोग भी जानते हैं, जानते हैं ना। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना थी, वो सबसे पहले कहाँ जागृत हुई थी? फ्रांस में हुई थी। अभी कब घटना हुई थी? 1789 को। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई, ये राष्ट्रवाद जो होता है क्या होता है? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या होता है? आप लोग राष्ट्रवाद के बारे में जरूर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ी होंगी। राष्ट्रवाद क्या है? हाँ ठीक है, देश के प्रति कोई सोच ऐसा बोलते हैं ना, उसी पड़ रहेगा। देखिए, है ना, राष्ट्रवाद जो होता है आप लोग का, तो राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति जो सकारात्मक विचार रखता हो, देश के लिए खुद को समर्पण करता हो, जो एकता की बातें करता हो, ठीक है, जो अखंडता की बातें करता हो, वही क्या आप लोग है? राष्ट्रवाद है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जब अंग्रेजों के खिलाफ जो भारतीय लड़े थे, वो क्या था? राष्ट्रवाद था। क्योंकि देश के लिए सोचे, देश में अखंडता के लिए सोचे, देश में एकता के लिए सोचे, सोचे कि ना। तो एकता के बारे में जो सोच, ये ना कि फूट डालो शासन करो, सिस्टम नहीं है यहाँ पे। कि ना, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, देश भाड़ में जाए, सोच रहा खाली अपना बस सेल्फिश बन जाए। तो सेल्फिश वाला काम को राष्ट्रवादी नहीं बोला जाता है। राष्ट्रवाद का मतलब वही होता है कि जो व्यक्ति, चाहे जो लोग, कोई अगर देश के लिए कुछ भी करता हो, झाड़ू भी लगाता हो, तो भी क्या एक राष्ट्रवादी कहलाएगा। उसको अधिकार है, क्योंकि देश के बारे में सोच रहा है ना जी। तो देश के बारे में ऑल ओवर किसी तरह से सोचिए, लेकिन सकारात्मक विचार रखिए, उसमें सकारात्मक सोच रखिए, ताकि देश का हो, उसका देश का हो, ग्रोथ हो, विकास हो। देश के प्रति वही सकारात्मक विचार एक तरह से क्या हो जाता है? राष्ट्रवाद हो जाता है।
देश की आप भाषा को, जो भाषा रखा गया उस भाषा की आपको उसकी एथी करना, इज्जत करना है। कल्चर क्या है, कल्चर को आपको बहुत उसको भी देना है। नियम कानून के सबको फॉलो करना आपको। तो देश के अंडर जितने भी मतलब देश के बढ़ाने के लिए जितने भी काम है, चाहे जितने भी नियम बनाए गए हैं, चाहे जो खुद से करते हैं, सबको सब राष्ट्रवाद होता है। तो एक संक्षेप में डेफिनेशन इसका कोई किसी तरह से दे सकता है ना। इसका कोई फिक्स डेफिनेशन बनाया नहीं गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर अपने से लिखे तो क्या लिख सकते हैं? राष्ट्रवाद का मतलब ये भी नहीं हो सकता है कि हम खैला बिना ठीक रहे या कोई दूसरा कोई मरे। कोई भी देश हो, ये सब आगे बढ़े, अच्छा से रहे, देश का अपना प्रोग्रेस करते रहे। उदाहरण में दे सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जो भारतीय थे, वो भी क्या किए थे, वो राष्ट्रवादी थे। क्या थे? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? जो देश के लिए, देश के विकास के लिए सोचता हो, देश में एकता के लिए सोचता हो, देश के कल्चर को बचाने के लिए सोचता हो। नहीं, जो कल्चर है हमारा, संस्कृति है। अब तो मॉडर्न कल्चर आ गया है ना। क्या मॉडर्न कल्चर नहीं आ गया है? ये सब विदेशी कल्चर आ गया यहाँ पे। कहाँ है कोई कल्चर? पहले का देखिएगा ना, पहनावा वाला बहुत अंतर था, अब में बहुत अंतर हो गया ना। का अब तो सब फाटले फूटल पहन रहा है। जितने फाटल है उतने साला महंगा है वो। मजा ना, जितने फाटल फाड़ दीजिए ना, वो जीन्स बढ़िया है ना, बस बिलेट आगे से फाड़ दो इसे, यहाँ 600 सीधे 1200 रुपया हो जाएगा, जीन्स हो चाहे कुछ भी हो। तो देश की भी एक गरिमा होती है, लेकिन उस गरिमा को बचा के रखना है। ठीक, बहुत समय में आप लोग आया ना कि यूरोप क्या है, एक महादेश है। अब महादेश में भी कौन देश से पहले क्रांति हुई थी? फ्रांस में हुई थी। आप लोगों ने राष्ट्रवाद को समझ लिया, आप लोगों ने राष्ट्रवाद को समझा। वैसी भावना जो देश के विकास के लिए हो, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हो, जो देश में एकता की बातें करते हो, एकता के लिए काम करता हो, अखंडता के लिए कार्य करता हो, सबका सब क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है। अगर आप दूसरा डेफिनेशन चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, एक और भी आप डेफिनेशन बुक के तौर पर लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद का डेफिनेशन जो है, अगर आपको सुलभ चाहिए तो सुलभ भी लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद क्या है जी? राष्ट्रवाद समझ में आया ना? बोलिए तो, राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, किसी बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी और जाएगा उधर, और अंदर उधर जाए, भौगोलिक परिवेश के अंतर्गत, परिवेश के अंतर्गत, ठीक है ना बाबू, यहाँ तक देखो तो, रहने वाले लोगों का अपने देश के
प्रति ठीक है ना बाबू, एवं प्रेम एवं स्नेह, स्नेह स्नेह लिखते हैं, स्नेह की, हाँ ठीक है, प्रेम स्नेह की भावना, प्रेम स्नेह की भावना को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। इधर मत लिखिए, इधर लिखिए। यही तो है डेफिनेशन राष्ट्रवाद का, उससे ज़्यादा इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। बशर्ते ये क्या है, एक नहीं होता है, एक नोट्स के लिए ठीक रहेगा आप लोग के लिए। चलिए, तो राष्ट्रवाद जो है यूरोप में स्टार्टिंग हुई, राष्ट्रवाद की भावना की जो शुरुआत हुई यूरोप महादेश में हुई, और यूरोप में भी सबसे पहले कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। फ्रांस में बाबू जब सुनिए, फ्रांस की कैपिटल का नाम क्या था? पेरिस। फ्रांस की जो राजधानी है क्या है? पेरिस है। फ्रांस में क्या हुआ था कि सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई थी। कैसे हुई थी कि जो फ्रांस की जो समाज थी, उस समाज में एकता की भावना नहीं थी। जिससे कहने का मतलब, एक गांव है, समझ लीजिए आपका गांव है, आप ही के गांव में अनेकों तरह के लोग रहते हैं, आप में भेदभाव है, तो राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद में क्या होता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, है ना। तो देश में क्या होता है, एक गांव को हम देश मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए हमने गांव को क्या माना? देश माना। उसी प्रकार यूरोप में जो फ्रांस जो देश था, कंट्री था, वहाँ पे क्या था कि राजा था लुई 16वां। फ्रांस राजा कौन था? लुई 16वां था। तो लुई 16वां खुद ही कानून था, खुद ही कानून था, यानी उसका इच्छा ही क्या था? कानून था। जो सोचता वही हो जाता था वहाँ पे, ये था। तो इस तरह से ना वहाँ के लोगों में उसके खिलाफ क्रांति करने की धीरे धीरे अपना योजना बनाने लगा, वहाँ पे योजना बनाने लगी कि कैसे कैसे किस राजा को हटाया जाए, क्या क्या किया जाए, पहला स्टेप क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक से मतलब राजा को हटाया नहीं जाएगा तब तक से समाज क्या होगा? एकता में बंधेगा नहीं कभी भी। तो वहाँ पे एकता की अभाव भी थी, थोड़ा एकता का भी अभाव था, क्योंकि वहाँ पे क्या किया था ना, कुछ कुछ को विशेष अधिकार प्राप्त था, कुछ कुछ को नहीं प्राप्त था। क्या किसी किसी को टैक्स देना था, किसी किसी को टैक्स नहीं देना था। तो जिसको टैक्स नहीं देना है वो भी सपोर्ट किसको करता था? राजा को करता था। मान लो टैक्स अगर हमको नहीं देना है अल्टीमेटली, तो हम किसका सपोर्ट करेंगे? राजा को करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो कुछ किया है तो हम करेंगे। तो जितना बड़े बड़े लोग थे ना, तो उसको अपने मतलब अपना सपोर्टर बना लिया था राजा। क्यों? देखिए, टैक्स सबसे ज़्यादा अगर कोई देता है तो गरीब आदमी ही देता है, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे अधिक, किसी भी कंट्री में जाइएगा तो आपको 20% अमीर व्यक्ति मिलते हैं, 80% आपको गरीबी मिलते हैं। कहीं भी आपको 20% गरीबी या 80% आपको अमीरी नहीं मिलेगी। तो ये थी वहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने अपना क्रांति में परिवर्तन लाया, धीरे धीरे उस राजा के खिलाफ लड़ा, अंततः उस राजा को भी हटा दिया गया उस पद से। वहाँ पे संविधान बनाया गया 1995 बता रहे आप लोग को। 1995 में एक संविधान भी बना था, हालांकि 1991 में बना था, बट वो लागू नहीं हो पाया बढ़िया से, वो अच्छी तरह से नहीं बन पाया था, उसमें कुछ कुछ कमियाँ रह गई थी। तो उसके बाद 91 में बना था, लेकिन 91 में बनने के बाद 1991 बता रहे हैं आपको घटना, सॉरी 1791 की। 1791 में देखो, 1789 में क्या कर दिया? क्रांति। तो फ्रांस में सबसे पहले क्या हुई थी? क्रांति हुई थी ना जी। अब कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। राजा कौन था? लुई 16वां। यह क्या बोलता था कि मेरा इच्छा ही क्या है, जो मेरा इच्छा किया है वो क्या हो जाएगा। ऐसा ऐसा रहता है ना आदमी, इसी सब यही सब ना बहुत ज़्यादा पिटाता है, जान लीजिए। मेन बात ना इलेक्शन की बात नहीं थी ना, इलेक्शन होता तब ना, चुनाव रहता तब ना,
हम लोग का लोकतंत्र है, इसमें किसी का नहीं चलता है। हमारे लोगों के देश में कोई चीज़ नहीं चलता है। जब चाहे ना मेंबर किसी को हटा सकता है, जनता किसी को पद से हटा देगी। क्या लगता है अभी चाहेगी तो जनता हटा देगी नहीं पीएम को पद से? एकदम इस्तीफा देना ही देना पड़ जाएगा, देना पड़ जाएगा एकदम। किसी भी एमपी को चाहे तो एमपी को हटा देगी। अब हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से, एक दो कहने से नहीं हटेगा ना एमपी का जी, क्योंकि उसको चुनने वाला भी 10 लाख जनता होती है कि ना 10 लाख। एक एमपी को चुनने के लिए 10 लाख पब्लिक होती है। तो 10 लाख का मतलब तू 15 लाख रखना, तुरंत हट जाएगा। तो ऐसा बात नहीं, हट सकता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। फ्रांस में क्या था? राजतंत्र था, माने राजा का शासन था वहाँ पे। तो राजा का जहाँ पे शासन होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी मतलब गरीब इन जो आदमी होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन लोगों को ना ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो वहाँ पर वही था, फ्रांस में वही था कि निरंकुशवादी था। जो लुई 16वां था, क्या था? निरंकुशवादी था। उसके खिलाफ बहुत सारे मोर्चा निकाली गई, कैंडल मार्च निकाला गया, रोड पे सड़क के उसके हवेली पे उसके हवेली पर पत्थर से पथराव किया गया। उसकी हवेली थी वर्साय में, कहाँ थी? वर्साय एक जगह का नाम है, और उसी जगह के नाम पे उसका नाम पड़ गया, महल का नाम क्या पड़ गया था? वर्साय की महल पड़ा था ना। तो इस तरह से पड़ गया, लोग जाते थे पत्थर उथर मारते थे पूरा एकदम। आप प्लस में ये जो था ना आपका फ्रांस जो था ना, बहुत मतलब इतना खर्चीला था। उसकी वाइफ भी बहुत खर्ची थे, उस वाइफ के नाम जानते होंगे आप लोग, 9th पढ़ाएंगे, मैरी एंटोनेट नाम था उसका। वो था ना जो फ्रांस के वो राजा था लुई 16वां, तो वो अमेरिका को भी दे दिया था कुछ, क्योंकि अमेरिका भी जो था ना उपनिवेश बना हुआ था। किसका? इंग्लैंड का। 13 का उपनिवेश उसका बन गया था, क्षेत्र 13 उपनिवेश जो था ना अमेरिका का, तो वो इंग्लैंड के कब्जा में था। इंग्लैंड उस पर विशेष अधिकार रखता था। तो 13 उपनिवेश को छुड़ाने के लिए 10 अरब लिबरे शायद दिया था पैसा ही लुई 16वां, छुड़ाने के लिए 13 सपोर्ट किया था फ्रांस। किसका? अमेरिका का उस समय ना। 1789 में ही अमेरिका आज़ाद हो गया था, वहाँ पे संविधान लागू हो गया था, हुआ था ना। 1789 बता रहे हैं आपको बात, 87 में बना था, 89 में लागू हो गया था। आज़ाद हो गया था 4 जुलाई को शायद 1774 में आज़ाद हो गया था अमेरिका। तो मतलब कहने का मतलब ये है ना कि पूरा जो देश था फ्रांस था, पूरा एकदम गरीबी से छा गया था एकदम चारों तरफ से गरीबी। अब लोगों के पास इसके अलावा, उसको हटाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए लोगों ने, पूरा जनता ने सब निकल के पूरा विद्रोह कर दिया। मार लूट घसीट पसीट यही सब करने लगा, दंगा पंगा जन मनमाने होने लगा, शपथ लेने लगा जा कर के टेनिस कोर्ट में। इस तरह से धीरे धीरे जनता पब्लिक जागृत हो गई। उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी आए और बोले कि नहीं सब चीज़ गलत है। उन लोगों ने पढ़ पढ़ के समझाया कि आपका अपना देश है, इस सबको बराबर अधिकार चाहिए, ये होने चाहिए, वो होनी चाहिए, अंड भंड बहुत सारा बताया पब्लिक को। पब्लिक धीरे धीरे भड़क गई। भड़कने के बाद राजा को क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया, उसके खिलाफ क्रांति विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो अंततः राजा के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। राजा के खिलाफ क्या चलाया गया? देशद्रोही का मुकदमा, कि ये क्या है? देशद्रोही है। एक उस समय एक सरकार अलग थी, उसका शायद उसको लाल टोपी भी बोलता था क्या, तो जैकोबियन क्लब था उस समय। एक जैकोबियन क्लब थी, मन दल थी, पार्टी थी, उसमें गरीब लोग जाता थे उसमें। उन लोग का पहचान था लाल टोपी, लाल टोपी पहनता था वो लोग। तो उन लोगों ने भी इसके खिलाफ बहुत सारे मोर्चा निकाले, इसको बोल दिया कि इसको देशद्रोही साबित कर दिया गया। किसको? लुई 16वां को। तो लुई 16वां को 1793 में क्या किया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? वो फांसी पर कैसे चढ़ाया गया? तो गिलोटिन पर रख गर्दन उसको काट दिया गया था। गिलोटिन पर रख के इसे उसको मुड़ी से ना रहल ऐसे मुड़ी ले जाकर अंदर ले जाए, ऊपर से गणासा लेकर गिरता है एकदम नुकीला गणासा अलग। तो 1793 में इसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये फ्रांस की बहुत फेमस है ना। फ्रांस की जो गिलोटिन जो सिस्टम है, फ्रांस में ही से ही स्टार्ट हुआ था गिलोटिन का सिस्टम ही। सोच लो, वहाँ पे जैकोबिन जो क्लब था ना बाबू, जैकोबिन क्लब, थोड़ा भी गलती कीजिएगा बस यही काम करता था, गिलोटिन पर रख के बस गर्दन काट देता था, कोई भी गलती होता था बस। तो इस समय के जो काल था इसे कहते थे आतंक युद्ध, आतंक युग, आतंक युग कहते थे। आतंक का माहौल छाया हुआ था फ्रांस में, पूरा सड़कें जो थी खून से लथपथ हो गई थी। 40,000 लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था जैकोबिन क्लब के अंतर्गत। तो हम बेसिकली वो सब नहीं पढ़ रहे, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि फ्रांस में जो राजा था लुई 16वां, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया कब? 1793 को। ठीक है, 1795 को एक नया संविधान बन के फिर से उभरा। और फिर से जब ये शासन खत्म हो गया तो एक डायरेक्टरी शासन आया।
डायरेक्ट नहीं होता है डायरेक्ट शासन किसी के हाथों में, बिना चुनाव के कोई बन गया, बिना चुनाव के डायरेक्टरी शासन आ गया एक वहाँ पे। कहाँ पे? फ्रांस में। तो डायरेक्टरी शासन आ गया। तो डायरेक्टरी शासन आने के बाद उसी समय एक सेना में काम कर रहे थे नेपोलियन। कौन काम कर रहे थे? नेपोलियन। तो नेपोलियन ने भी देखिए डायरेक्टरी जो शासन थी आपका 1795 से लेकर 1799 तक चला। जो डायरेक्टरी शासन था उसमें भी क्या था, पूरी तरह से राजतंत्र समाप्त नहीं हुई थी, पूरी तरह से राजतंत्र समाप्त नहीं हुई थी। उसमें भी कुछ ना कुछ राजा का ही मतलब योगदान था, उसमें भी राजा ही थे। लेकिन हाँ, कुछ विशेष अधिकार मिला भी, ऐसा बात नहीं है, कुछ खत्म भी हो, लेकिन पूरी तरह से राजतंत्र खत्म नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे काम कर रहा था सेना में कौन? नेपोलियन। तो 1799 में वो भर्ती हुआ, सेना के रूप में काम किया, बहुत सारा वहाँ पे मतलब देश के लिए बहुत सारा काम किया ऐसा। 1799 से लेकर 1804 के अंतराल बता रहे हैं हमको। तो 1799 से लेकर के 1804 तक किसने सेना के रूप में काम किया? राजा था का? राजा था नेपोलियन? राजा नहीं था। 1799 से लेकर 1804 तक इसने सेना के रूप में देश की रक्षा की, देश के लिए बहुत सारा काम किया। इतना काम किया ना कि लोग इससे क्या करने लगे? मसीहा। क्या कहने लगे? मसीहा। कहा कि ना यही हमारा क्या है? मसीहा है। तो लोग वहाँ के इनको क्या कहने लगे? मसीहा कहने लगे कि ना ये हमने के आगे बढ़ाई, हमने के सोचता है हमने के बारे में, ऐसा बोलने लगे वहाँ के लोग। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि 1804 तक नेपोलियन तो रहा, सेना रहा, तो वहाँ की जनता बहुत खुश हो गई कि बहुत सारे काम भी कर दिए थे, विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे, भाषा एक कर दिए थे, मर्सीले गीत लागू हो गया था, मतलब अनेकों ऐसा काम कर दिए थे। अपना एक अलग कोड ला दिए थे, जिसे संहिता कहते हैं, अलग कोड लाए थे, नेपोलियन कोड जिसे संहिता कहते हैं, ला दिए। धीरे धीरे बहुत सारा बदलाव किए, ऐसा बात नहीं है, बदलाव हुआ। लेकिन 1804 तक किस रूप में काम किए थे? सेना के रूप में काम किए थे। 1799 तक आपको 9th में पढ़ना है, 9th क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ 1799 तक ही पढ़ना है नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन जैसे ही उसमें एंट्री करता है फ्रांस में, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है 9th क्लास में। फ्रांस क्रांति में आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ाए होंगे 1799 तक, जब नेपोलियन आ गया। हालांकि बोले बोले होंगे, बताए होंगे। 1804 तक इसने सेना के रूप में काम किया। उसके बाद लोगों ने इससे बहुत सारा खुश हो गए। अब बोले कि आप ही क्या रहिए, राजा रहिए यहाँ का, आप ही सरकार चलाइए अब। तो लोगों ने चुन लिया बढ़िया से, क्योंकि लोग जब चुन सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देख रहा है ना कैसे कैसा काम कर रहा है वो। तो उन लोगों ने, वहाँ के पब्लिक उसे राजा अपना घोषित कर लिया कि ना आप ही रहिए, हमारा देश को चलाइए अच्छी तरह से। तो बेचारा 1804 में वहाँ का राजा बन बैठा, शासक बन गया, राजगद्दी पे बैठ गया। कौन? नेपोलियन। यहीं से आपका 10th क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। 1804 में कौन बैठा गद्दी पे? नेपोलियन। 1804 में बैठा, बहुत सारा काम किया, अच्छा अच्छा, अपना एक कोड लाया, एक नियम बनाया, कानून बनाया, जिसे संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। तो बताइए नेपोलियन जो है था बाबू, नेपोलियन राजा कब बना था? 18 मई 1804 को। 18 मई 1804 को नेपोलियन बन गया कहाँ का राजा? फ्रांस का राजा। फ्रांस का राजा बन गया। उसके बाद बहुत सारा काम किया, बहुत सारा बदलाव किया। क्या क्या बदलाव किया आपको लिख के बता देंगे आपको, संहिता में क्या क्या उसका नियम कानून क्या था, ठीक है, सब लिख देंगे थोड़ा। तो 1804 तक अपना नियम कानून बहुत सारा बदलाव किया, देश के प्रति सोचा, जितना भी जिसको जिसको विशेष अधिकार था उससे विशेष अधिकार छीन लिया गया, जिसको टैक्स देने का अधिकार था उसको भी खत्म कर दिया कि नहीं, सबको टैक्स अगर देना भी है तो बराबर देना है। का एक कोई देगा एक कोई नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हर चीज़ में बराबर, प्रशासन का बराबर अधिकार, प्रशासनिक सुधार कर दिया। ई ना के प्रशासन जो है ना किसी और के लिए, दूसरों के लिए ऐसा करे, गरीबों के लिए वैसा करे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पे। सब कुछ इक्वल करने लगा ही, बहुत सारा काम किया, ऐसा बात नहीं है। तो अगल बगल के देश के लोग सोचे कि चोट्टा ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। सोच के देखिए, जब फ्रांस के लोग, जब जनता जो वहाँ के जो विद्रोह कर दी, राजा ऐसा बन गया, तो इस राजा से अगल बगल के जितने पड़ोसी कंट्री थे, देश थे, उन लोगों को भी तकलीफ होने लगा। दर्द इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे भी राजतंत्र था, समझ गए? अगल बगल इंग्लैंड में भी था, रूस में भी था, मतलब रूस तो अल्टीमेटली नहीं था, लेकिन इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह था देश, 2-4 गो देश बताएंगे आपको। तो उन लोगों को दिक्कत हो गया। ऑस्ट्रिया भी उसमें था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, ठीक है, 2-3 गो देश था। उसने इटली क्या था ना, इटली बहुत सारा, नेपोलियन जो था, इटली पहले बहुत टुकड़ों में बटी थी इटली। तो उसने कहा कि इटली को भी, उसका भी एकीकरण करने के लिए योजना बनाई। उसने 34 गो स्टेट बना दिया, प्रांत बनाया।
जैसे कि कैसे हम लोग का देश था, हम लोग का जो देश था ना 545 खंडों में विभाजित था पूरा। यहाँ जो था हम लोग का देश 545 अलग अलग क्षेत्र में विभाजित था। 545 पे राजा रहते थे हम लोग के देश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एकीकरण किए थे, है ना। तो उसी प्रकार इटली जो था ना बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित था। नहीं होता है कि हाँ तुम्हारा गांव हो गया, ये इस पे एक राजा होगा, क्षेत्र पे इस राजा, यहाँ पे एक और राजा है, उस वो गांव में वो एक और राजा है, वो गाँव में, ऐसे ऐसे देखिएगा तो बहुत सारा न हो जाएगा। और उसका अलग अलग नियम कानून रहता है। तो वहाँ पर भी बहुत सारा टुकड़े थी इटली के। तो इटली में गया और उसको 34 प्रांत कर दिया था नेपोलियन, 34 गो प्रांत। जैसे आप लोग का, हम लोग का, अब लोग अभी हम लोग का कितने स्टेट है टोटल? 28 गो है ना। हर एक स्टेट में एक एक चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। तो उसी प्रकार उसने भी 34 गो वहाँ पे कर दिया था। समझ गए? कहाँ पे? इटली में कर दिया था। तो धीरे धीरे बहुत अपना काम किया था। लेकिन इसका नहीं होता है कि ज़्यादा जो अच्छा काम करता है उसका मतलब ढेर बुरा बुरा भी सोचने वाला हो जाते हैं। बुरा इंसान बुरा ही सोचेगा उसके बारे में, कैसे कैसे क्यों कि ऐसा काम कर रहा है। अच्छा ही काम करोगे तो बहुत सारे तुम्हारा दुश्मन भी हो जाएगा। तो अगल बगल के देश 4 गो देश था, समझ गया। इससे युद्ध करने के लिए घोषणा कर दिया कि ना तोरा के मारल जी, हमनी के बुला लिया वाटरलू के युद्ध में। एक है ना, वाटरलू का युद्ध हो गया। सेंट नामक हेलेना पर उसको ले जाकर बंदी भी बना दिया गया था। सेंट नामक हेलेना था, सेंट हेलेना। तो वाटरलू की युद्ध हुआ था 1815 में। 1815 में 4 गो देश, ये अकेले देश में था, नेपोलियन अकेले था। और उधर रू ये सब था, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था, ये सब था, फ्रांस था वगैरह था, 4 गो देश था। खूब लड़ा, बेचारा ये पराजित हो गया, अकेला था, पराजित हो गया। क्या करेगा ये? पराजित होने के बाद इसको बंदी बना लिया गया और एक हेलेना एक गुफा में लेकर रख दिया गया। उस गुफा में इसकी मृत्यु हो गई थी 6 साल के बाद, 1821 में, नेपोलियन के। 1815 1816 में उन लोगों ने एक सम्मेलन ही बनाने लगा। जो हराया था नेपोलियन को 4 गो देश मिल करके। सबसे पहले सुनिए ना, इतना मत सुनिए ना, हम पहले लिख लेते हैं नेपोलियन ने क्या क्या काम किया। संहिता के बारे में लिखते हैं क्या क्या उसने सुधार किया, प्रशासनिक सुधार में किया था, ये सब लिखेंगे तब आप लोग उतार लीजिएगा इसको ना, पहले इसको उतारिए तब लोग। सुनिए, नेपोलियन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेपोलियन। तो सबसे पहले हम नेपोलियन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बताइए बाबू, नेपोलियन का राष्ट्रवाद में योगदान क्या देख रहे हैं हम लोग? राष्ट्रवाद में नेपोलियन का योगदान है ना बाबू। देखिए, तो राष्ट्रवाद में जो नेपोलियन का योगदान था, आप समझे ना बात को, कि फ्रांस में उसने एंट्री मारा सेना के रूप में उसने, और उसने क्या कर दिया? राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। लेकिन सबसे पहले से इसको जीवनी सिद्धांत को देख लेते हैं, इसके जीवनी सिद्धांत को देख लेते हैं। इनका जन्म बताइए, तो इनका जो जन्म था बाबू कहाँ हुई थी? फ्रांस में। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। वो भी कब हुई थी? 15 अगस्त 1769 को। 15 अगस्त 1769 को कहाँ हुई थी? फ्रांस में। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था बाबू? 1769 में हुआ था नेपोलियन का जन्म, है ना बाबू। उसने वहाँ पे सेना के रूप में काम कब किया? 1799 में। बताइए, फ्रांस में सेना के रूप में काम कब किया था? 1799। 1799 से लेकर के 1804 तक किया उसने, है ना। अब देखिए धीरे धीरे वहाँ का क्या बन गया? सम्राट। क्या बन गया? सम्राट। सम्राट कब बन गया? 18 मई 1804 को। कहाँ का सम्राट बन गया? फ्रांस का। पहले सेना बना, सेना के रूप में काम किया अपना, और फिर काम करने के बाद क्या बन गया? वहाँ का राजा बन गया, सम्राट बन गया, सिकंदर। हाँ, बादशाह सिकंदर था एक नाम के व्यक्ति थे। तो सम्राट कब बन गया बाबू? 18 मई 1804 को। अब धीरे धीरे इसने क्या कर दिया? पूरी तरह से क्या समाप्त कर दिया? राजतंत्र को। तो इसने फ्रांस में जो राजतंत्र था क्या कर दिया? राजतंत्र को समाप्त कर दिया, है ना। इसने एक अपना नियम बनाया, इसने एक अपना नियम कानून बनाया, जिसे क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता। तो पॉइंट क्या लिखे? इसने अपना एक क्या बनाया था बाबू? कानून। एक कानून बनाया जिसे
नेपोलियन कोड, कोड माने क्या होता है? नियम, है ना? एक कानून बनाया या फिर कोड हम कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता। है ना? नेपोलियन संहिता एक अपना पूरा आलेख बना दिया पूरा, कि क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या बराबरी का अधिकार होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, कौन सी स्तर कितना ऊपर जाना चाहिए, कितना नीचे जाना चाहिए, सब बताया। कौन कहा? नेपोलियन। तो नेपोलियन कोड को क्या एग्जाम में पूछता है, नेपोलियन कोड को क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। समझ ना क्या बोलते हैं? तो नेपोलियन कोड का नाम क्या पड़ गया? संहिता। नेपोलियन का जन्म 69 में, सेना ग्रुप में काम किया, 99 से 4 तक किया, सम्राट बन गया 1804 में। उसने पूरी तरह से क्या समाप्त कर दिया? राजतंत्र को, और अपने क्या बना दिया? संहिता बनाया, नियम बनाया, है ना? उस नियम में कुछ कुछ पॉइंट लिखी गई थी, तो हम लोग देख लें। क्वेश्चन क्या लिखे? नेपोलियन, नेपोलियन संहिता के नियम लिख दें। वैसे बाबू इरेज कर देना, देखो तो कोई दिक्कत है? नेपोलियन संहिता, और कुछ लिखें? नेपोलियन संहिता कहीं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? नेपोलियन कोड। बताइए नेपोलियन कोड क्या क्या था? पहला ब्रिटेन में थी, क्या था पॉइंट? जन्मजात, जन्मजात विशेष अधिकार को, विशेषाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त। बस में आप लोग का ना क्या लिखे हैं? जन्मजात विशेष अधिकार का कर दिया, समाप्त कर दिया गया। जो जन्म, जैसे जन्म से ही किसी किसी को क्या था? विशेष अधिकार मिला था कि उसको टैक्स नहीं देना है। इसको मंदिर में हर आदमी के जाए के, हर आदमी के नहीं जाए के नहीं होता है। तो वही सब समाप्त कर दिया विशेष अधिकार को। विशेष मतलब जिसको एक्स्ट्रा समाज में क्या मिल जाए, उससे एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए अधिकार, उसे ही कहते हैं कुछ विशेष अधिकार। जैसे किसी को, सबको टैक्स देना है, एक को टैक्स नहीं देना है, तो उसको ये क्या मिल गया? विशेष अधिकार मिल गया, उसको टैक्स नहीं देना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था आप लोग पता है? कानून, कानून के समक्ष बराबर अधिकार, कानून के समक्ष बराबर का अधिकार। अब ये नहीं कि कानून में किसी किसी को बराबर ना मिले, नहीं होता है। किसी के सुनवाई होता है, काम बातों को सुना जाता है, किसी किसी की बातें नहीं सुनी जाती है। जैसे कोई बड़ा आदमी है, उसकी बातें थोड़ी सी, कोई विधायक जैसे कोई कर दिया तो कैसे उसका बात आदमी मानता है? जल्दी से ना मान लेता है। कोई नॉर्मल आदमी मान ले तो उसका बातें कोई नहीं सुनता है। हमारे देश में भी समझ सोच का है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। जिसके पास बहुत कुछ है ना, उसी का दबदबा रहता है। गाना है ना, एक दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा, वही है। तो कानून के समक्ष बराबर का अधिकार कर दिया। थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था सामंती व्यवस्था का कर दिया। देखिए सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं बाबू, समझिएगा। सामंती, सामंती में क्या होता है? एक सामंत होते हैं, जमींदार कोई सामंत कहते हैं, समझ में आया ना? जैसे कोई, देखिए पहले देखे होंगे फिल्म में मुंशी रहता है, मुंशी रहता है कि नहीं रहता है कोई? जैसे कर्ण, देखिए कर्ण जो एक मूवी है सलमान खान और शाहरुख खान का, उसमें एक मुंशी रहता है, छाता लेके चलता है इसे। मुंशी काम क्या होता है? देखिएगा, धान चावल जो निकलता है उसको देख रेख करना, उसको अपने अनुसार बेचना। देखिएगा मूवी, बढ़िया अच्छा मूवी है। तो मुंशी जो होता है उसे बोलते हैं सामंत कहते हैं, जमींदार कहते हैं, समझ गए? तो सामंती व्यवस्था क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जिससे क्या होता था कि सामंती व्यवस्था में क्या था कि कोई अगर जमींदार है ना, अगर आप कोई किसान है, आप खेती कर रहे हैं, अपना अनाज उपजा रहे हैं, और जब आप मंडी में लाइएगा तो मंडी में जो वैल्यू है, वैल्यू ये लगाएगा, सामंत लगाएगा, वैल्यू उसका वैल्यू लगाएगा, और उसको अपने हिसाब से बेचेगा। उसको ये बेचेगा, आप उपजाइएगा लेकिन बेचेगा ये।
उस सिस्टम में राजतंत्र में ये होता है, सामंत जमींदार जो होता है वो क्या करता है, उसको बेचता है, उसको बेचेगा। मान के चलिए 10 लाख का बेचा, 10 लाख में आपको जो मन सो जैसे लाख रुपये दे देगा, आपको 2 लाख रुपये दे देगा, और सबके सब वो रख लेगा, ऐसा सिस्टम था। तो सामंती व्यवस्था का कर दिया, समाप्त कर दिया। 50 kg का अनाज हुआ, आप 40 kg खुद रख लेगा, 10 kg आपको दे देगा खाने पीने के लिए, जाइए आप। तो सामंती व्यवस्था में यही होता है। तो सामंती व्यवस्था का कर दिया, समाप्त कर दिया ना। जो मान के चलिए किसान है, कोई उपजा रहा अपना अनाज, अन्न उपजा, उसी का वही रोजी रोटी है, और उसे छीन लीजिएगा तो क्या होगा। तो इसने सामंती व्यवस्था का कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 4 पॉइंट था। आयात और निर्यात टैक्स को, ठीक है जी, देखो तो आयात और निर्यात में टैक्स जो था उसका कर दिया, समाप्त कर दिया। काहे के लिए समाप्त किया पता है, देश के विकास के लिए। देश का विकास कब होता है, जब टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं रहे। जैसे कोई इंडस्ट्री खोलना है, मत रखो टैक्स, उस पर टैक्स मत रखो, कुछ नियम कानून मत रखो, वो अपना दबा के खोलेगा, कंपनी खोलेगा, देश में विकास होगा। कोई भी सामान यहाँ से ले जाके वैश्वीकरण हो जाएगा, सामान ले जाके दूसरा देश में बेचिए, वहाँ से यहाँ पे लाइए। भारत में वैश्वीकरण पता है कब हुआ था, NEP लागू कब हुआ था, 1991 में। दूसरे अन्य देशों के साथ क्या कर व्यापार शुरू कर दिया गया था, 1991 की बात बता रहे हैं आप लोग को। तो अन्य देशों के साथ व्यापार जब होता है ना, क्या होता है कि देश विकास करता है, क्योंकि सामान आप बना रहे हैं, यहाँ पर भी बना रहे हैं, और ले जाके कहीं बेच रहे हैं, तो उससे जो पैसा आ रहा है आपका ही संपत्ति होगा। मान चलिए ला रहे हैं ना जी यहाँ पे पैसा, GDP में शामिल होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि कोई सामान यहाँ बन गया तो आप ले जाकर कहीं बेच दिए, आज चाहे आपके सामान, आपके यहाँ कोई सामान नहीं है, जैसे आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई दूसरा देश आ रहा है तो उसको बेचने दीजिए ना भाई, बेचने दीजिए, क्या दिक्कत है। बेचेगा तो आपको ही सहूलियत होगी, तो उसमें से टका दिया, टैक्स को हटा दिया गया। इसलिए टैक्स को हटा दिया गया कि मान के चलिए किसी को सामान यहाँ से किसी और देश में बेचना है, तो सिस्टम था कि यहाँ पर भी टैक्स देना है आपको, पहले टैक्स देना है भारत में, उसके बाद कहीं और लेके जाना है आपको बेचने के लिए। अभी भी देखिएगा, आपको अगर कहीं यहाँ से अगर आपको कोई गाड़ी, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे गाड़ी खरीद लिए, कोई बाइक खरीद लिए, आपको यहाँ से लेके जाना है आपको कहीं और, मुंबई लेके जाना है, तो वहाँ पे ले तो आपका जितना गाड़ी का कीमत, उतना कीमत भाड़ा लग जाएगा आपसे, उतना कीमत लग जाएगा। तो रोड टैक्स अलग हो जाता है। जिससे गाड़ी के वो अगर फिक्स एकदम देखिएगा, प्रिंट देखिएगा, कीमत देखिएगा, जो गाड़ी होता है, जिससे मान लो कोई ₹1,00,000 गाड़ी खरीदो, उसका फिक्स होता है 50,000 60,000। लेकिन रोड टैक्स वहाँ से लाने में जो आपका परिवहन का जो यात्रा का जो खर्च हुआ ना, उसका ले लेता है आपका, तो रोड टैक्स वगैरह काट लेता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई आपके देश में कोई सामान, कोई जैसे आईफोन बेचने के लिए आया, तो आईफोन बेचने के लिए आया आपके देश में, अब उसका सोच रहा है कि हम बेचे 50,000 के बेच दें, ठीक है। आपका गवर्नमेंट क्या है, कहेगा ना हम टैक्स लेंगे 20,000, तो बेचेगा 50,000 को, नहीं बेचेगा 50,000 को, कभी नहीं बेचेगा। बस में कहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई सामान बनाया, जैसे पेस्केज बनाया 10 रुपये, सोच रहा है कि देश में ला के 12 रुपये का बेच दें, तो सोच रहा है कि 12 रुपये का बेचे, तो गवर्नमेंट कह रहा है कि ना हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे 3 रुपया, तब बेचारा 15 को बेचेगा। और खरीदना किसको है, आम पब्लिक को खरीदना है, तो दिक्कत किसको होगी, आम पब्लिक को होगी। समझ रहे हैं बात को ना। तो सस्ता और सुलभ करने के लिए क्या खत्म कर दिया, टैक्स को। आयात मैंने समझ, तो क्या होता है ना, आयात माने किसी और देश से हमारे यहाँ सामान आना। निर्यात का मतलब हमारे यहाँ जो देश में बना, बिल्ड हुआ, कोई सामान बना, निर्माण हुआ, उसको दूसरे देश में निर्यात कर देना, माने बेच देना, जाकर सेल कर देना। आयात माने आना और निर्यात माने जाना। चलिए हो गया ना। अब बढ़ते हैं 5वां, यातायात एवं संचार व्यवस्था में सुधार किया। देखिए यातायात में क्या होता है ना, जब से देखिए कहीं भी कोई भी कंपनी लगता है ना, कंपनी को देख के 2 चीज़ लगता है, एक सड़क देखा जाता है और एक पानी का देखा जाता है, कि कोई भी अगर हम कंपनी खोले तो वहाँ पानी मौजूद है कि नहीं, पानी मिल सकता है कि नहीं हमको। दूसरा चीज़ क्या देखा जाता है कि जो सड़क कैसा है, क्योंकि सड़क पर बहुत डिपेंड पड़ता है। ट्रेन रेल मार्ग है कि नहीं, मेरा सामान माल बनेगा तो बिचाएगा कैसे, जाएगा कैसे यहाँ से। तो बहुत सी यातायात को देखी जाती है, सुविधा देखी जाती है कि जाने आने के लिए सुविधा कैसा है वहाँ के। तो वहाँ सुविधा, आने जाने की जो यात्रा है उसको क्या कर सुलभ कर दिया, अच्छा कर दिया, यातायात की सुविधा बढ़िया कर दिया, रोड बनवा दी, सब कुछ चकाचौक करवा दिया। संचार व्यवस्था, संचार समझते हैं टेलीफोन वगैरह, बातचीत, जिससे मतलब किसी संपर्क में आ जाए बहुत जल्द। अब तो बहुत सिंपल हो गया है, क्या कहीं भी रहिए बातचीत हो जाता है कि हाँ
अब तो आदमी तो कार्ड भी दे रहा था, क्या कोई जाके दे रहा है क्या? बहुत लंबे दूर हैं तो बस व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया कार्ड, शादी विवाह का कार्ड हो गया। कोई भी अब कोई भी छूट गया सामान, जैसे कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो आप मोबाइल से खींच के फोटो भी दीजिए, विदा कर दीजिए, हो गया, सुलभ है सब। तो संचार व्यवस्था और यातायात में बहुत सारा सुधार किया, ऐसा बात नहीं था, बहुत किया सुधार। और पॉइंट है इसका, आए कैसे बाबू, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का, संपत्ति का जो अधिकार था बाबू, जैसे बोर्ड, जैसे मान लीजिए मेरा है बोर्ड, ठीक है, तो बोर्ड मेरा ही कहलाएगा, मेरा संपत्ति है, संपत्ति का अधिकार जिसका रहेगा उसी का रहेगा, गवर्नमेंट उस पर आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संपत्ति पे स्वयं का अधिकार, जिसका सामान है, जिसका मतलब जिस कोई भूमि है तो आपका है, तो आपका है। संपत्ति का अधिकार सबका कर दिया, बराबर कर दिया कि आपका जो मतलब उस पर कोई दूसरा कोई अथी नहीं कर सकता है, समझ में आया ना? तो ये था, और आगे भी पॉइंट था, आप लोग में कुछ नया नया पॉइंट था, देखिए तो कुछ एक्स्ट्रा और पॉइंट है तो बताइए आप लोग को मालूम है कुछ यूनिक? 1 2 3 4 5 6 6 गए। संपत्ति का अधिकार, प्रशासनिक सुधार किया गया, प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार भी किया था, और नियम का कहाँ लिखा, कानून के समक्ष बराबर अधिकार, वही प्रशासनिक सुधार में बहुत सुधार किया। ये हो गया आप लोग का चीज, नेपोलियन का जीवन कथा हो गया, ये हो गया उसका संहिता में क्या क्या लिखा गया था, जन्मजात विशेष अधिकार को खत्म कर दिया, कानून के बराबर अधिकार सबको कर दिया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, आयात निर्यात में टैक्स को समाप्त कर दिया, यातायात एवं संचार व्यवस्था में सुधार किया, संपत्ति का अधिकार सबको बराबर कर दिया। ये था आपका नेपोलियन का काम, बहुत सारा ऐसा काम किया बाबू, ऐसा बात नहीं है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 69 में। राजा सेना कब बना? 99 से 1804 तक सेना के रूप में काम किया। राजा कब बना? 4 में, बना था 4 में ना। उसके बाद अपना संहिता लागू कर दिया, संहिता में ये सब थी। उसके बाद आप लोग को मालूम है, पढ़ेंगे हम लोग नेपोलियन का पतन, क्या पढ़ेंगे? नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का जो पतन था वो गया था 1815 में वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू का युद्ध 1815 में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते थे वाटरलू का युद्ध। उसमें एक तरफ था नेपोलियन की सेना थी और नेपोलियन था, एक तरफ कौन था? रूस, हाँ ऑस्ट्रिया था, प्रसा था, रूस था और एक इंग्लैंड था, ये 4 गो था। इन लोगों ने हरा दिया, उसको पराजित कर दिया, पराजित हो गया बेचारा। उसको एक सेंट नामक हेलेना टापू पर ले गया गया, उस 1815 में उसको बंदी बना करके उसको टापू पर रख दिया, कहाँ? सेंट नामक हेलेना पर रख दिया गया। तो रखने के बाद 1821 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु, मतलब उनका पतन हो गया, खत्म हो गए वो, बस में ना आप लोग को। तो उनका पतन हो गया। उसके बाद इन लोगों जो था, जो हराया था इनको, 4 गो देशों मिलके, कौन कौन? ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड और रूस। रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रसा, ये 4 गो देश था बाबू, इन लोगों ने मिलकर उसको हराया था। तो इसको हराने के बाद, उसको मरने के बाद, मैंने जब उसको बंदी बना लिया ना, 1815 की बात बता रहे हैं आप लोग को, 1815 में ही उसने एक सम्मेलन आयोजित किया वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो थी वियना, उसमें एक सम्मेलन का आयोजित किया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं या फिर वियना कांग्रेस कहते हैं। तो वियना कांग्रेस किसे कहते हैं, तो क्या कह सकते हैं आप लोग? तो फ्रांस को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के हराने वाले देश रूस, इंग्लैंड, प्रसा और ऑस्ट्रिया की एक सम्मेलन, कहाँ की राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई, जिसे क्या कहते हैं? वियना कांग्रेस कहते हैं या फिर वियना सम्मेलन कहते हैं, है ना। फिर बताएं आप लोग को, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, इंग्लैंड की बीच हुई सम्मेलन को क्या कहते हैं? वियना कांग्रेस कहते हैं या फिर वियना सम्मेलन कहते हैं। उसका मुख्य जो चांसलर था, वहाँ का जो हेड कमांडर था, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक, समझ गए? तो मेटरनिक ने ये पूरा कार्यभार संभाल अथी किया, वहाँ का उसका संपादन किया, अध्यक्षता किया वो चारों देश के बीच में, क्योंकि वहाँ पर हुआ ही था, वियना में न हुआ था, तो वहाँ का ही चांसलर बना मेटरनिक। मेटरनिक बहुत कमीना आदमी था, समझिए, उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत कमीना आदमी था, बताएंगे आप लोग को। तो वियना कांग्रेस स्टार्ट करेंगे या कल हम बताएंगे कुछ ही, नेपोलियन का पतन पढ़ाएंगे, ठीक है, लिख देंगे पूरा बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना के आपको, और उसके बाद वियना सम्मेलन पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ सुनिए बैक एक पॉइंट आप लोग, जो नेपोलियन काम किया था ना बाबू, नेपोलियन एक और काम किया था उसने, हम आप लोग बताए हैं कि 34 राज्य किया था ना जी, 34 प्रांत था ना, कितने प्रांत था? 34। देखिए उस पॉइंट में होगा उसमें, जो अभी अब बोले ना कि एक कानून बनाया,
नेपोलियन का योगदान, जन्म फ्रांस अगस्त में हुआ, 1969 में हुआ, 1769 में हुआ इसका जन्म हुआ। निचला पॉइंट होगा, सेना 1799 से 1804 में हुआ, काम किया, सम्राट बना 1804 में बना। राजतंत्र को समाप्त कर दिया। इसने अपना एक कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। नेपोलियन संहिता का जस्ट होगा, नहीं है, देखिए उसने 34, ध्यान सुनिए, हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को पॉइंट ही। उसने क्या किया कि जर्मनी का एक ही उसने किया, जर्मनी को उसने 34 राज्य में, 34 प्रांत में, हमने उस समय इटली बताया था ना, इटली ना, जर्मनी को क्या कर दिया था, क्या कर दिया था जर्मनी को, जर्मनी को उसने क्या किया था, जर्मनी को 34 में ना जी, लिख देते हैं प्रांत, प्रांत में क्षेत्र होता है, ले देते हैं, बांट दिया था। एग्जाम में पूछता आपसे क्वेश्चन, जर्मनी को 34 प्रांत में किसने बांटा था, नेपोलियन ने। 34 को खंड का पूरा टुकड़ा था जर्मनी, उसको एक कर दिया था, समझ गए, धीरे धीरे बहुत काम किया था ये, ऐसा बात नहीं है, समझ गए। तो ठीक है, आगे बताएंगे, कल आप लोग को समझाएंगे, यहीं तक क्लास छोड़ देते हैं बाबू।